नमस्कार। आज हम भारत के अतीत की उन गहराइयों में उतर रहे हैं जहां समय का हिसाब लगाना भी एक चुनौती है। हम्म। हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के बिल्कुल शुरुआती दौर की, उस जमाने की जब इंसान ने कह सकते हैं कहानी लिखना सीखा ही नहीं था। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी के स्रोत हैं वे हमें इस लंबे सफर को समझने में मदद करते हैं। खासकर ये बताते हैं कि इतिहासकारों ने इस विशाल अतीत को कैसे खंडों में बांटा है और पत्थर के औजारों के पीछे छिपी कहानी क्या है। सही कहा। हमारा आज का मकसद है इन स्रोतों से वो बारीकियां निकालना जो हमें भारत में मानव जीवन की शुरुआत की एक स्पष्ट तस्वीर दे सकें। तो चलिए इस समय यात्रा को शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, इतिहास का अध्ययन एक विशाल महासागर में गोता लगाने जैसा है ना? हाँ। इसे समझने लायक बनाने के लिए इसे कालखंडों में बांटना जरूरी हो जाता है। जैसे हम किसी लंबी कहानी को अध्यायों में बांटते हैं। सही। पत्थर के औजार, पुराने बर्तनों के टुकड़े या कभी-कभी जानवरों की हड्डियां। अच्छा। ये चीजें एक तरह से उस गुजरे हुए वक्त की मूक गवाह हैं। तो ये कालखंड, ये विभाजन, ये महज तारीखें नहीं हैं, बिल्कुल। बल्कि समझने का एक ढांचा है। बिल्कुल, एक फ्रेमवर्क कह सकते हैं। इन स्रोतों के हिसाब से भारतीय इतिहास के ये मुख्य भाग कौन-कौन से हैं और हर भाग की अपनी क्या खासियत है। हाँ, यही मैं पूछने वाला था। हाँ, तो जानकारी के मुताबिक भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से 3 बड़े हिस्सों में देखा जाता है और हर हिस्से की अपनी पहचान है, खासकर इस आधार पर कि हमें जानकारी मिल कैसे रही है। अच्छा। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। ये वो सबसे लंबा और कह सकते हैं धुंधला दौर है जिसके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती। कोई लिखावट नहीं। कोई लिखावट नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ जीवन नहीं था, पर यहाँ के लोगों ने लिखने की कला विकसित नहीं की थी, या अगर की भी तो उसके सबूत हम तक नहीं पहुंचे। ठीक है। इस युग को समझने के लिए हमें पूरी तरह जमीन के नीचे दबे सुरागों पर, मतलब औजारों वगैरह पर निर्भर रहना पड़ता है। यहीं पर पुरातत्व विज्ञान की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। सही। और दूसरा? दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। आद्य ऐतिहासिक मतलब ये एक दिलचस्प बीच का दौर है। जी। इस समय के लिए पुरातात्विक सबूत तो मिलते ही हैं, साथ ही कुछ लिखित सामग्री भी मिली है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिली लिखावट। हाँ, वो मोहरें तो देखी हैं। बिल्कुल। लेकिन पेच ये है कि इस लिखावट को आज तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। अरे, मतलब लिखा तो है पर पढ़ नहीं सकते। हाँ, अक्षर तो हैं पर हम उनका मतलब नहीं समझ पाए हैं पूरी तरह। इसीलिए इसे आद्य यानी लगभग ऐतिहासिक कहा जाता है। अच्छा, लगभग ऐतिहासिक। जी, कई अध्ययनों में इसे कांस्य युग से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि इसी दौर में भारत में कांस्य का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था। ठीक है, समझ गया। और तीसरा? और आखिर में आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। ऐतिहासिक काल। ये वो दौर है जब से हमें लिखित प्रमाण मिलने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, हम उन्हें पढ़ और समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ से चीजें साफ होने लगती हैं। बिल्कुल। भारत में इसकी शुरुआत आमतौर पर लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है, जब महाजनपद काल और बौद्ध जैन धर्मों का उदय हो रहा था। यहाँ से इतिहास की तस्वीर ज्यादा साफ है, क्योंकि हमारे पास राजाओं के फरमान, धार्मिक ग्रंथ, यात्रियों के विवरण जैसी लिखित चीजें मौजूद हैं। लिखने से पहले का समय आद्य ऐतिहासिक यानी लिखा पर पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक यानी लिखा भी और पढ़ा भी जा सका। बिल्कुल साफ है। जी। तो आज हम सबसे पहले वाले यानी प्रागैतिहासिक काल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जानकारी ये भी है कि भारत में इस काल को मुख्य रूप से पाषाण काल या स्टोन एज कहा जाता है। हाँ। पत्थरी क्यों? क्या उस समय धातुएं नहीं थी, या पत्थर में कोई खास बात थी? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इसे पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उस दौर के मानव जीवन में पत्थर सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल था। अच्छा। पत्थर आसानी से मिल जाता था, टिकाऊ था और उसे तोड़ फोड़ कर, घिस कर अलग अलग तरह के औजार और हथियार बनाए जा सकते थे। हाँ, ये तो है। सोचिए, वो समय जब धातुओं का ज्ञान या तो था ही नहीं या बहुत सीमित था, तब पत्थर ही उनका मल्टी टूल था। शिकार के लिए भाले की नोक, जानवरों की खाल उतारने के लिए खुरचनी, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी, सब कुछ पत्थर से बनता था, से ज्यादा मिलते हैं। और इसी आधार पर इस लंबे युग को पाषाण काल का नाम दिया गया है। और ये पाषाण काल भी कोई छोटा मोटा दौर नहीं था, ये तो लाखों साल लंबा था।
तो क्या इसे भी आगे बांटा गया है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लाखों सालों में इंसान और उसकी तकनीक स्थिर तो नहीं रही होगी। नहीं रही होगी, हाँ। जैसे जैसे समय बीता, औजार बनाने के तरीके बदले, उनका आकार बदला, उनकी बनावट बेहतर हुई। इसी तकनीकी विकास के आधार पर पाषाण काल को मोटे तौर पर 3 बड़े हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन से? पहला, पुरा पाषाण काल, या पैलियोलिथिक एज, यानी पुराना पत्थर युग। ये सबसे लंबा काल है। पूरा पाषाण, ठीक है। दूसरा, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, यानी बीच का पत्थर युग। इसमें औजार थोड़े छोटे और बेहतर हुए। और तीसरा, नव पाषाण काल, यानी नया पत्थर युग। इसमें फिर खेती और स्थायी बस्तियों की शुरुआत हुई और औजार पॉलिशदार बनी। अच्छा, ठीक है। आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र सबसे पहला और सबसे लंबा कालखंड पुरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, यानी वो दौर जब हमारे पूर्वज मुख्य रूप से शिकारी, मतलब आखेटक, और भोजन जमा करने वाले खाद्य संग्राहक थे। बिल्कुल। ये वो लोग थे जो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर थे, एक जगह से दूसरी जगह भोजन और पानी की तलाश में घूमते रहते थे। लेकिन ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? पृथ्वी पर मानव जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई? इस बारे में पुरातात्विक स्रोत क्या इशारा करते हैं? देखिए, विज्ञान और पुरातत्व के मिले जुले अध्ययन बताते हैं कि पृथ्वी पर मानव जैसे प्राणियों का विकास एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। लेकिन जिसे हम मानव कह सकते हैं, उसका प्रादुर्भाव प्लाइस्टोसीन युग की शुरुआत में हुआ माना जाता है। प्लाइस्टोसीन, ये कौन सा समय था? ये वो भूगर्भीय युग है जिसे हम आम भाषा में हिम युग या आइस एज के तौर पे जानते हैं। अच्छा, आइस एज। हाँ, जब पृथ्वी का तापमान काफी कम था और दुनिया के बड़े हिस्सों पर बर्फ की मोटी चादरें फैली हुई थी। जानकारी के अनुसार सबसे पुराने मानव पूर्वजों के जीवाश्म अफ्रीका में मिले हैं, जो लगभग 26 लाख साल पुराने माने जाते हैं। अफ्रीका में 26 लाख साल पहले। लेकिन भारत के संदर्भ में स्थिति क्या है? क्या भारत में भी इतने पुराने मानव जीवाश्म मिले हैं? यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण पेंच है। क्या? पुरातात्विक खोजों के अनुसार भारत में इतने पुराने यानी शुरुआती प्लाइस्टोसीन काल के मानव जीवाश्म, फॉसिल्स या शरीर के अवशेष अब तक नहीं मिले हैं। सच में? जीवाश्म नहीं मिले? जी हाँ, उस शुरुआती दौर के नहीं, कुछ बाद के काल के जीवाश्म मिले हैं, जैसे नर्मदा घाटी में मिला होमो इरेक्टस का कपाल खंड, लेकिन वो शुरुआती दौर के नहीं है। ये तो सचमुच चौंकाने वाली बात है। अगर शरीर के अवशेष ही नहीं हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भारत में मानव गतिविधियां लाखों साल पहले शुरू हो चुकी थी? कहीं ये सिर्फ अंदाजा तो नहीं? नहीं, ये अंदाजा नहीं है, बल्कि ठोस पुरातात्विक सबूतों पर आधारित निष्कर्ष हैं। अच्छा, कैसे? और ये सबूत है पत्थर के औजार। पत्थर के औजार? हाँ, भारत में कई जगहों पर जमीन की उन परतों में पत्थर के बने औजार पाए गए हैं, जिन्हें भूवैज्ञानिक द्वितीय हिमावर्तन काल, सेकंड ग्लेसिएशन पीरियड का मानते हैं। द्वितीय हिमावर्तन काल? हाँ, ये वो समय था जब प्लाइस्टोसीन युग के दौरान दूसरी बार बड़े पैमाने पर बर्फबारी और ठंड का दौर आया था। ठीक है। इन औजारों और उन भूगर्भीय परतों की डेटिंग के आधार पर पुरातत्वविद मानते हैं कि भारत में मानव गतिविधियां कम से कम 3.5 लाख साल पहले शुरू हो चुकी थीं। 3.5 लाख साल? जी, तो भले ही हमें उन आदि मानवों के शरीर ना मिले हों, लेकिन उनके हाथों से बने औजार उनकी उपस्थिति की कहानी कह रहे हैं। अरे वाह! ये औजारी भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का सबसे पुख्ता प्रमाण है फिलहाल। कमाल है। कहानी इंसानों ने नहीं, उनके बनाए औजारों ने सुनाई। ये तो वाकई अद्भुत है कि लाखों साल बाद भी पत्थर के टुकड़े हमें उस समय के जीवन की झलक दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो पूरा पाषाण काल है, जो खुद इतना लंबा है, क्या इन औजारों के आधार पर इसे भी और छोटे हिस्सों में बांटा गया है? क्या औजार बनाने की तकनीक समय के साथ बदली? बिल्कुल बदली, और यही बदलाव हमें पूरा पाषाण काल के भीतर झांकने और उसके क्रमिक विकास को समझने में मदद करता है। तकनीक कभी स्थिर नहीं रहती, वो धीरे धीरे विकसित होती है। इसी आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है। अच्छा? और हर चरण की पहचान उसके खास किस्म के पत्थर के औजारों और उन्हें बनाने की तकनीक से होती है, जिसे पुरातत्वविद संस्कृति कहते हैं। संस्कृति मतलब औजारों की टेक्नोलॉजी? हाँ, एक तरह से टेक्नोलॉजी या स्टाइल कह लीजिए। तो पहला है निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण, ये सबसे पहला और सबसे लंबा चरण है।
इस दौर के औजार आमतौर पर बड़े, भारी और खुरदुरे होते थे। बड़े और भारी। जी, इनमें मुख्य है हस्त कुठार, जो शायद काटने, खोदने या फेंकने के काम आता होगा, विदारणी, जिसका किनारा सीधा और चौड़ा होता था, और गंडासा, जो भारी चीजों को तोड़ने या काटने के लिए इस्तेमाल होता होगा। इन्हें बनाने के लिए पत्थर के बड़े टुकड़ों से मोटे शल्क उतारे जाते थे या फिर मूल पत्थर को ही औजार का रूप दिया जाता था। भारत में इस संस्कृति के अवशेष कई जगहों पे मिले हैं। कहाँ? जैसे उत्तर पश्चिम में सोहन घाटी, जो अब पाकिस्तान में है और अपनी अलग सोहन संस्कृति के लिए जानी जाती है। मध्य भारत में नर्मदा और सोन घाटियां, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, दक्षिण में तुंगभद्रा घाटी और यहाँ तक कि छोटा नागपुर पठार में भी। मतलब काफी फैला हुआ था ये। बहुत ज्यादा। ये फैलाव दिखाता है कि शुरुआती इंसान भारत के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बस चुके थे। ठीक है, ये तो हुआ निम्न पुरापाषाण। इसके बाद आता है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण। इस चरण में औजार बनाने की तकनीक थोड़ी बेहतर हुई। अब मुख्य ध्यान पत्थर के मूल पिंड, कोर के बजाय उससे निकाले गए शल्कों, फ्लेक्स पर ज्यादा दिया जाने लगा। अच्छा, शल्कों पर फोकस। हाँ, इन शल्कों को फिर से तराश कर विभिन्न प्रकार के औजार बनाए जाते थे, जैसे बेधनी, पॉइंट्स, जो शायद भाले की नोक का काम करती होगी, खुरचनी, स्क्रेपर्स, खाल साफ करने या लकड़ी छीलने के लिए, और तक्षिणी, बुरिन्स, हड्डी या लकड़ी पर नक्काशी करने या छेद करने के लिए। ये तो ज्यादा स्पेशलाइज्ड लग रहे हैं। बिल्कुल, ये औजार निम्न पुरापाषाण काल के औजारों की तुलना में थोड़े छोटे, हल्के और ज्यादा परिष्कृत थे। और ये कहाँ मिले? इस संस्कृति के प्रमाण भी सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा नदी के आसपास के क्षेत्रों से मिले हैं। मतलब उन्हीं इलाकों में जहां पहले वाले भी थे, पर अब तकनीक बदल गई। समझ गया। और तीसरा चरण? तीसरा और अंतिम चरण है उच्च पुरापाषाण काल। अच्छा, उच्च पुरापाषाण। ये पुरापाषाण काल का अंतिम चरण है, जो प्लाइस्टोसीन युग के अंतिम दौर और गर्म मौसम की शुरुआत से जुड़ा है। अच्छा, मौसम भी बदल रहा था। हाँ, बिल्कुल। इस समय तक औजार बनाने की तकनीक और भी उन्नत हो गई। अब लंबे, पतले और समानांतर किनारों वाले फलक, ब्लेड्स बनाने पर जोर दिया जाने लगा। ब्लेड्स जैसे चाकू के ब्लेड होते हैं? कुछ वैसे ही समझिए, पर पत्थर के। इन ब्लेड से फिर चाकू, छुरियां और अन्य कई तरह के सूक्ष्म औजार बनाए जाते थे। वाह! इस काल में हड्डी और सींग से बने औजारों का इस्तेमाल भी बढ़ा, जैसे सुइयां, हारपून, मछली पकड़ने के कांटे आदि। हड्डी के औजार भी? जी। भारत में इस संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल हैं बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर पठार, झारखंड, मध्य भारत, जैसे भीमबेटका की गुफाएं, जहां इस काल की चित्रकारी भी मिलती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात। भीमबेटका, हाँ, वहाँ की पेंटिंग्स तो बहुत मशहूर हैं। वो इसी काल की हैं। उनमें से कुछ, खासकर शुरुआती परतें, उच्च पुरापाषाण काल से जोड़ी जाती हैं। ये गुफा चित्रकारी हमें उस समय के लोगों के जीवन, उनके शिकार के तरीकों और शायद उनकी मान्यताओं की भी एक झलक देती है। वाह, ये तो कमाल का वर्गीकरण है। यानी सिर्फ पत्थर के औजारों के आकार, प्रकार और बनाने की तकनीक के आधार पर हम लाखों साल के इतिहास को 3 अलग-अलग चरणों में देख सकते हैं। बिल्कुल। भारी भरकम औजारों से शुरू होकर फिर शल्कों से बने बेहतर औजारों तक, और आखिर में पतले ब्लेड और हड्डी के औजारों तक का सफर। सही। और ये भी साफ है कि ये शुरुआती मानव आबादी सिर्फ किसी एक कोने में नहीं थी, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अलग-अलग वातावरण में फैली हुई थी, नदियों की घाटियों से लेकर पठारों और गुफाओं तक। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसका कुल मतलब क्या है? मेरे लिए तो सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि बिना किसी लिखित पोथी या मानव शरीर के अवशेषों के, सिर्फ इन बेजान पत्थरों के दम पर हम उस जमाने के इंसानों के तकनीकी कौशल, उनके फैलाव और शायद उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में इतना कुछ जान पा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। यही पुरातत्व की खूबसूरती और कह सकते हैं चुनौती भी है। ये पत्थर के औजार सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उस समय के मानव के दिमाग, उसकी जरूरतें, उसकी रचनात्मकता और पर्यावरण के साथ उसके संघर्ष और सामंजस्य की कहानी कहते हैं। सही। हर औजार एक पहेली का टुकड़ा है। उन्हें कहाँ पाया गया, किस चीज से बनाया गया, कैसे बनाया गया, किस भूगर्भीय परत में मिला, ये सब जानकारी मिलकर हमें अतीत की एक तस्वीर बनाने में मदद करती है। बिल्कुल।
ये जानना कि 25 लाख साल पहले भी इस धरती पर हमारे जैसे सोचने समझने वाले प्राणी मौजूद थे जो अपनी ज़रूरतों के लिए औजार बना रहे थे, अपने आप में रोमांचक है। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने समझा कि भारतीय इतिहास को समझने के लिए उसे 3 मुख्य कालों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक, लिखावट रहित; आद्य ऐतिहासिक, अवाचनीय लिखावट वाला; और ऐतिहासिक, पठनीय लिखावट वाला। हाँ, और हमने जाना कि भारत का प्रागैतिहासिक काल मुख्य रूप से पाषाण काल है, जिसे औजारों के विकास के आधार पर 3 युगों में बांटा गया है: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। हमारी चर्चा का मुख्य फोकस रहा सबसे पुराना यानी पुरापाषाण काल। ये शिकार और भोजन जमा करने वाले लोगों का युग था जो लाखों साल तक चला। और सबसे अहम बात जो उभर कर आई वो ये कि भारत में मानव की प्राचीनतम उपस्थिति लगभग 25 लाख ईसा पूर्व के सबूत जीवाश्म नहीं बल्कि पत्थर के औजार हैं। बिल्कुल, और ये औजार भी एक दो जगह नहीं बल्कि पूरे भारत में फैले हुए मिले हैं। सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी, छोटा नागपुर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य भारत, जो उस समय के मानव के व्यापक भौगोलिक विस्तार का संकेत देते हैं। हाँ, हमने ये भी देखा कि कैसे पुरापाषाण काल के भीतर भी औजारों की तकनीक में क्रमिक विकास हुआ, जिसे निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण संस्कृतियों के रूप में पहचाना जाता है। ये सब जानना वाकई आकर्षक है। बिल्कुल, और यहाँ एक विचारणीय बात ये भी है कि हम सिर्फ पत्थर के औजारों के आधार पर अतीत का कितना पुनर्निर्माण कर सकते हैं। ये बात तो है। हम उनकी तकनीक समझ सकते हैं, उनका फैलाव देख सकते हैं, शायद उनके शिकार के तरीकों का अंदाजा लगा सकते हैं, पर उनके सामाजिक जीवन, उनकी भाषा, उनकी सोच, उनकी कला, जैसे भीमबेटका में बाद में दिखने लगती है, इन सब के बारे में ये पत्थर हमें कितना बता पाते हैं? बहुत कम शायद। हाँ, ये सोचना हमें विनम्र बनाता है कि हमारा ज्ञान कितना सीमित है, और यह एक उत्सुकता भी जगाता है। जमीन के नीचे अभी और कितने अनजाने रहस्य, कितने सूक्ष्म सुराग दबे पड़े होंगे जो शायद हमारे अतीत की इस कहानी में नए अध्याय जोड़ दें या मौजूदा समझ को पूरी तरह बदल दें। हाँ? कौन जाने? कौन जाने, भविष्य की कोई खोज हमें उन शुरुआती भारतीयों के और करीब ले जाए।